चलिए ठीक है। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर के 45 तक पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट पढ़ लिया ना। अब हम लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48, 49। 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, 46, 47, 48, 49। इसमें कुछ में अथवा में दिया हुआ है, उसको भी हल कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा? 5 नंबर का रहेगा, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 2 क्वेश्चन हो गया तो 10 नंबर, यानी टोटल 20 नंबर का आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। 20 नंबर इसी सेक्शन से आता है। तो जो है आप लोग ध्यान से समझना, और जहाँ पर नहीं समझ में आएगा वहाँ पे पूछना है ना, ठीक है। अब जो है देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण जो है द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 का विविध कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है? एक क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण है 2x² - 3x + 5 = 0 दिया हुआ है ना। अब इसको जो है हम लोग को क्या पूछा है, तो पूछा ये है कि इसकी विविध कर ज्ञात करें, इसकी जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, और मूल भी ज्ञात करें द्विघात समीकरण का उपयोग करके। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है इसका क्या कर लेते हैं, दिया है लिख लेंगे, दिया है लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तो ये लिख लिए। अब लिखेंगे विविध कर यानी कि D बराबर फार्मूला। तो D बराबर फार्मूला क्या होता है? अब अगर जिसको नहीं पता चलेगा तो यो लिख लेना कि A बराबर इसमें कितना है, 2 है, B बराबर कितना है, -3, और C बराबर कितना है, 5। इसका गुणांक को लिखते हैं A, इसका गुणांक को लिखते हैं B, और ये तो अचर को C लिखते हैं। अब क्या होता है, D बराबर फार्मूला लिखो, D बराबर होता है B² - 4AC। तो बताइए 4AC होता है, ठीक है। इसके बाद D बराबर देखिए होगा क्या, तब B के जगह पर कितना है, -3 का स्क्वायर -4। A का मान कितना दिया है, 2, C का मान कितना दिया है, 5। अब इसको हल करो, D बराबर कितना होगा, तो -3 का स्क्वायर + 9 हो जाएगा, और 5 दूना 10 चौके 5 दूना 10 चौके 40। घटाइए तो कितना आ गया, -31 आ गया। अब देखिए -31 आ गया, तो हम लोगों को पता है, ज्ञात है कि अगर किसी का D का मान 3 स्थिति में आता है कि D बराबर 0 आ सकता है, D का मान 0 से बड़ा आ सकता है, D का मान 0 से छोटा आ सकता है। तो कौन स्थिति में पहुंच गए, तो हम लोग ई वाला स्थिति में पहुंच गए। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि D का मान जो है ना, D का मान जो है 0 से छोटा है, इसलिए मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो जब छोटा होता है तो काल्पनिक होता है, अब कोई हल नहीं होता है, काल्पनिक एवं कोई हल नहीं होगा। आप लोग लिखे हैं ये सब। अब इसके आगे जो है मूल ज्ञात करने का जरूरत ही नहीं है, हो गया इतना ही पर आंसर इसका, ठीक है। इतना ही हल कीजिए और आपका कई नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। अगर यही रहता, वास्तविक रहता, समान रहता, तो हम लोग आगे हल करते, लेकिन आगे इसमें हल नहीं करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम लोग, 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया हुआ है उसको भी निपटाते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 47, तो अगर हम लोग 47 की बात करें तो देखो 47 में दिया हुआ है जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें।
ये दिया हुआ है ना। देखो ये क्वेश्चन नंबर ना दूसरा का है, याद होगा तो लोग पर्सनली जो है अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज जो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 वाला दिया हुआ है, ठीक है, आंधी और पेड़ वाला दिया हुआ है ना। तो इसमें है क्या कि एक पेड़ रहता है धरती पे, धरती है समझ लो, और पेड़ है समझ लो। अब आंधी आता है तो ये पेड़ इस पर से क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये पेड़ टूट के ऐसे जमीन को छूने लगता है। पहले था पेड़ ऐसे लंबा था, अब जो है टूट के इस प्रकार से जमीन को छूने लगता है। अब इस प्रकार से छूता है कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो आपसे पूछ लिया ना कि टोटल पेड़ की लंबाई कितना था। तो टोटल पेड़ की लंबाई जानने के लिए क्या करना होगा, इसको भी ज्ञात करना होगा, इसको भी ज्ञात करना होगा, यही ना करना होगा। टोटल पेड़ की लंबाई जानने के लिए इसको भी और इसको भी जानना होगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, मान लिया पेड़ की कुल ऊंचाई h मीटर है। अब देखिए ये दो समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। अब देखो हमको ई वाला निकालना है, ई वाला पता है, इहो निकालना है, ई पता है ना। तो हम ए को निकालते हैं, पहले ई वाला मान लो निकाल लेते हैं। तो कैसे करते हैं, तो जो निकाल रहा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, BC ऊपर लिख देंगे, और जो दिया हुआ उसको नीचे लिख देंगे, AB बराबर। अब वैसे समझिए, तो ई है थीटा के सामने का कौन है, मतलब थीटा के सामने का साइड है, तो थीटा के सामने का साइड क्या होता है, लंब होता है ना। तो लंब को क्या से सूचित करते हैं, P से, और नीचे वाला क्या है, B है। थीटा से सटा हुआ माने कौन से सटा हुआ, B होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC देखो तो हमको तो BC निकालना है, AB पता कितना है, 8। अब बताइए P बटा B कौन सा थीटा होता है, tan थीटा, और थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। अब देखो BC बराबर कितना हो जाएगा, तो BC बराबर tan 30 डिग्री का मान बताओ, 1/√3, और देखो यहाँ पर बटा में नहीं आएगा था, गुना में हो गया, यानी कि BC बराबर हो गया 8/√3। अब चाहो तो परिमेयकरण कर लो, और नहीं तो अभी रहने भी दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर ले परिमेयकरण, ठीक है, तो छोड़ देते हैं। अब जो है और लिख लेना, त्रिभुज ABC में, फिर से ABC में क्या हो जाएगा। अब देखो ई निकालना है, तो जो निकालना है उसको ऊपर लिखो, AC बटा में जो दिया रहता है उसको लिखो, AB बराबर क्या, तो ए देखो कर्ण हो गया, 90 के सामने वाला कर्ण होता है ना, H हो गया, और ये तो आधार है ये। तो बताइए कर्ण बटा आधार, AC निकालना है, ये भी पता है कि 8 है, ये भी पता है ना कि 8 है। और बताइए कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। अब आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे देखेंगे तो होगा क्या, जो है AC बराबर सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक जो है 30 डिग्री का मान हम लोग को जानना है। तो सेक 30 डिग्री का मान होता है जो है 2/√3, तो गुना में 8 कर लेंगे, क्योंकि इधर बटा में तो इधर जाते गुना हो जाएगा ना। AC बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 16/√3। अब लिखेंगे टोटल, यानी कुल पेड़ की लंबाई, H बराबर क्या हो जाएगा, तो BC प्लस BC कितना है बताओ तो, 8/√3, AC कितना है, 16/√3। ये √3 लसा हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 24/√3। परिमेयकरण अब कर लो, 24/√3 गुना में √3/√3 कितना हो जाएगा, तो देखिए 24√3/3, 3 का 3, 3 8 24, यानी 8√3 मीटर आंसर हो जाएगा, 8√3 मीटर आंसर हो जाएगा, राइट आंसर।
तो इस प्रकार से आप बनाएगा तो पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, 5 में 5 नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन बड़ी है, ठीक है, इसलिए आपको संभल के बढ़ाना होगा, कहीं पर मिस्टेक नहीं करना होगा, अकबकाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। तो हो सकता है कि आपको आते हुए भी बीच में मिस्टेक हो जाए, और मिस्टेक हो जाने के बाद जो है आपका नंबर तो कटना निश्चित हो जाता है। तो इसलिए जो एकदम आराम से बनाना है, एकदम इसको क्या है, रिवीजन कर लो, 4 बार 5 बार रिवीजन कर लो, परीक्षा में यही सब आता है। तो रिवीजन अभी टाइम है, अभी रिवीजन खूब कीजिए, जो जान रहे उसी को रिवीजन कीजिए खूब। और जितना ही मॉडल सेट में क्वेश्चन है उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पकड़ के रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का अथवा भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 47 का अथवा दिया है, देखते हैं इसका अथवा भी दिया है। 47 का अथवा में क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो दिया हुआ है एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन जब समझ में आएगा तो ही तो बना पाएंगे। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो कितना हो जानते हो तो थोड़ी बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन को समझने आना चाहिए, कैसे समझेंगे तो उसको 2-4 बार पढ़ना होगा, ठीक है, 2-4 बार पढ़ लेंगे तो अपने आप समझ में आने लगता है, ध्यान से पढ़ेंगे। बोलता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि एक भूमि है, क्या है अब समझ लेते हैं। ये समझो एक भूमि है, धरती का टुकड़ा है, एक पर एगो घर खड़ा है, मकान है, ठीक है। अब इस मकान पर ही एक संचार मीनार लगा हुआ है, ये देखो मकान पर ही क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है, समझ लो। और जो आगे क्या बोलता है, भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। अब यहाँ से कोई व्यक्ति देखता है, इसके तल को देखता है और इसके शिखर को देखता है, यहीं से देखता है, मतलब इसी बिंदु से देखता है यहाँ भी, और इसी से बिंदु से देखता है यहाँ भी, ऐसे समझ लो कि दोनों जो है ऐसे देखता है, ऐसे देखता है। अब देखता है तो कोण कितना कोण कितना कितना बनता है, तो 60 बनता है और 45, तो छोटा वाला 45 बनेगा और बड़ा वाला 60 बनेगा। इसके बाद देखो भवन की ऊंचाई दे दिया है, भवन का ऊंचाई कितना दे दिया, 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है। तो आपसे पूछ क्या लिया, तो आपसे पूछ लिया कि हाँ मीनार की ऊंचाई बता दो, यानी कि ये वाला पूछ लिया, मीनार का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यही आपसे पूछ लिया। कैसे निकालेंगे, तो देखो निकालेंगे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और 20 घटा देंगे, ठीक है। ए बी फिगर समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। क्या करना है, पूरा BC निकाल के और यहाँ D दे देता है, ABCD, ठीक है। मान लो C यही D यही लिख लेते हैं, C इसी है, समझ लो। अब जो है क्या BD निकाल करके और BC घटा देना है, बस बन गया काम। तो सबसे पहले तो हमको BD निकालने के लिए ये वाला हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये निकालेंगे, लिखेंगे कि मान लिया मीनार की ऊंचाई, मान लिया मीनार की ऊंचाई h मीटर है, चलिए h मीटर लिख लिए। अब जो है करना क्या है, समकोण त्रिभुज देखो ABC में चल करके ये वाला निकाल लेंगे, क्योंकि ABC में ये दिया हुआ है, ABC में हमको ये वाला निकालने का भी मूड है। तो AB बटा में दिया कौन है, BC दिया था, BC बराबर देखो AB जो है हमको ई छोटा वाला त्रिभुज में 45 डिग्री वाला में बंद चल रहे हैं ना, तो ई वाला तो आधार हो गया, ई वाला लंब हो गया कि नहीं। तो यानी कि नीचे वाला आधार है, ऊपर वाला लंब है, AB बटा में P है। तो बताओ तो AB कितना है, तो AB तो हमको निकालना है, BC पता है कि BC 20 है, बताओ P बटा B कौन थीटा होता है, तो cos थीटा होता है, थीटा का मान कितना दिया है 45। तो AB बताते हैं, AB बराबर cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है और 20 हो गया। AB बराबर कितना आया बताओ,
20 मीटर आ गया। अब हमको जो है जो निकालना था वो तो अभी नहीं निकाला है, लेकिन जरूरत वाला चीज निकालनी है। अब हमको निकालना है BD। कौन सा निकालना है? BD। तो देखो तो BD किस त्रिभुज में है? समकोण त्रिभुज ABD में। अब समकोण त्रिभुज ABD में चलेंगे तो बताइए हमको BD निकालना, क्या निकालना है? BD बटा में ये वाला दिया हुआ तो ये लिख लो AB। अब दिया क्या है तो हम लोग निकालें इसलिए बोले दिया है। तो देखो BD तो सामने वाला है ना, थीटा के सामने वाला ना, तब थीटा के सामने वाला को P और नीचे वाला को B। तो BD तो हमको निकालना है, तो BD बटा में AB कितना दिया हुआ है? तो AB देखो 20 अभी तुरंत निकाले ना, P बटा B tan थीटा होता है और थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री दिया। तो बताइए BD बराबर कितना हो गया? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है गुना में 20। तो BD बराबर हो गया 20 √3। अब देखिए BD भी निकल गया, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक निकल गया, और यहाँ से यहाँ पता है तो हम इतना नहीं निकाल पाएंगे, बड़का में से छोटका घटा के लिखेंगे। अतः मीनार का ऊंचाई H बराबर का हो जाएगा BD माइनस BC। तो BD कितना है? तो 20 √3 मीटर आया। देखो 20 √3 मीटर आया ना। BC कितना है? 20 है। अब बताओ 20 दोनों में कॉमन है तो √3 - 1 मीटर, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप बनाएगा तो पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यही सब प्रश्न परीक्षा में आएंगे, यही सब VVI क्वेश्चन है। सब कहते हैं ना कि VVI क्वेश्चन करने से आता है, कौन परीक्षा में आता है? तो यह सब VVI है, ये सब VVI बोलते हैं और कुछ दूसरा नहीं है। आप नहीं पढ़ोगे, इग्नोर करोगे तो समझ लो कि आपका लाइफ इग्नोर हो जाएगा। कोई नहीं ये जो करेगा महत्व देगा। कम नंबर एक बार आ गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया, समझ में आ गया सब लोगों को? 47 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। 48 में देखिए क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि हमको जो है पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 48 में हमको क्या सिद्ध करना है? पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है। तो देखो इस वर्ष या तो पाइथागोरस प्रमेय पूछ ले या थेल्स प्रमेय पूछ ले, ये दोनों प्रमेय जिसको कंप्लीट है समझो कि 5 नंबर वो अपने पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। 5 नंबर जो वो अपने पॉकेट में लेकर के घूम रहा है, जो दोनों प्रमेय एकदम कंप्लीट करके रखे हैं, एकदम निश्चित मान। तो देखो हम लोग अभी तो सिद्ध करेंगे इसको, समकोण त्रिभुज वाला, यानी कि कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? देख लो बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज है, बोल दिया कि कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो ठीक है समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज बना लिए। कोण B जिसका समकोण है, कोण B समकोण है, ABC ऐसे कर लिए। इसको तो लिख सकते हैं ना कि मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, लिख सकते हैं कि नहीं? हम लोग लिख सकते हैं। मान लिया, चाहे दिया हुआ है तभी चलेगा, इसमें लिखना दिया है ABC एक कैसा त्रिभुज है? समकोण अच्छा ये वाला आप लोग को मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। ABC अब हो गया, दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है? समकोण है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है? तो देखो बोलता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण 90 डिग्री वाला सामने वाला क्या होता है? कर्ण। यानी कि इसका वर्ग AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, अन्य दो भुजा क्या है? एक ये भी बच गया, इसका वर्ग और इसका वर्ग BC का वर्ग का योग होता है। योग यानी प्लस का चिन्ह होता है। यही हमको सिद्ध करना है। अब आपको क्या करना होगा? इसके लिए रचना क्या करना होगा? रचना, ठीक है, रचना करते हैं। रचना क्या करना है? तो बस और कुछ नहीं, कोण B से ना इस पर लंब डाल देना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लंब डाल दिया और कुछ नहीं करना है। ये लिख देना रचना में कि जो है इसका नाम क्या देते हैं? D देते हैं। और यहाँ लिख देना है BD लंब AC खींचा, बस ऐसा लिखना है, BD लंब AC खींचा। अब देखिए प्रमाण देता है हम लोग, यहाँ पर प्रमाण लिखना है। प्रमाण में क्या लिखना है? देखो प्रमेय 6.7 एगो था, हाँ लिखा हुआ था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज, प्रमेय याद करके रखना पड़ेगा ना, हाँ क्या है कि यदि 7 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समरूप होते हैं तथा संपूर्ण त्रिभुज का भी समरूप होते हैं। कहने का मतलब है कि फिर से सुनो क्या है परिमेय, कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर समकोण से लंब डाला जाता है तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समरूप होते हैं, परस्पर समरूप होते हैं और संपूर्ण त्रिभुज का भी समरूप होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि लंब खींचे ना तो देखो इधर भी एगो त्रिभुज बना, एक इधर भी त्रिभुज बना ना, तो इधर और इधर बना तो ई और ई आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। और ई जो है पूरे त्रिभुज का भी समरूप और ई भी पूरे त्रिभुज का भी समरूप। तो वही बात लिखना है, चूंकि प्रमाण लिखना, चूंकि किसी त्रिभुज के किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर समकोण से लंब डाला जाता है तो लंब के दोनों ओर बना त्रिभुज, लंब के दोनों ओर बना त्रिभुज परस्पर समरूप तथा संपूर्ण त्रिभुज का भी समरूप होते हैं। ये आपको इतना ही याद है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और याद कर लेना चाहिए। याद करने में क्या जाता है इसको कि इधर और इधर ला दोनों समरूप होता है, वही ना लिखे हैं, और क्या लिखे? कुछ नहीं लिखे। और नहीं तो फिर समरूप सिद्ध करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब ये नहीं याद करके रखिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। और जब समरूप सिद्ध कीजिएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हो सकता है। तो अब देखिए, इसलिए समकोण, अब देखो अब क्या करना है? अब करना है समकोण, इसलिए लिखो ना चाहिए, इसलिए समकोण, इसलिए जो है समरूप लिखना, समरूप चलो अब जो है नहीं है लिखना। अब त्रिभुज जो है कौन सा में चल दे? पहले लिखा ABC समरूप त्रिभुज ABC का समरूप है, कोई भी है आई भी है, तो दोनों में से कोई भी पहले चल सकता है, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से चले तो ABD देखिए में
ये दोनों समरूप है, तो समरूप अब हमको सिद्ध नहीं करना है, बस इतना लिख देना है। तब अब देखो इसमें हम लोग त्रिभुज ABC और ABD में चलना है, ABC बड़ा वाला त्रिभुज और ABD छोटा वाला त्रिभुज में चलना है। तो देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज का समझेंगे हम लोग, ये छोटा वाला त्रिभुज का ये वाला कर्ण है ना, यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाला कर्ण है छोटा वाला त्रिभुज के लिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए कर्ण है कि नहीं। और ई वाला आधार है, ई इसका लंब है, ई वाला इसका आधार है, ई लंब है, जबकि ई वाला इसका आधार है, ई लंब है। तो करना क्या है यहाँ पर, जो AB बटा में AD बराबर AC बटा में AB। अभी देखना समझ में नहीं आएगा कितना लोगों को कि कैसे आता है, तो आना चाहिए। जैसे AB बटा में AD, देखो AB किधर है, AB बटा में AD, ये है क्या कि बड़ा वाला त्रिभुज का ये देखो आधार। हम लोग अगर छोटा वाला त्रिभुज की बात करें तो छोटे वाला ले लो, ये वाला छोटा त्रिभुज है ना, तो ये छोटा त्रिभुज है, तो ये देखो कर्ण है और ये इसका लंब है, ये इसका कर्ण है और ये लंब। तो ABC का अगर हम लोग बात करें, अगर छोटा वाला त्रिभुज का, तो छोटा वाला त्रिभुज के लिए ई वाला लिखल है और बड़ा वाला त्रिभुज के लिए कौन लिखा है, ई वाला लिखा है। तो बड़ा वाला त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें तो AB देखिए, तो इसका AB कहाँ पर है, तो आधार है ना, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए AB आधार है, और AD का है, AD छोटा वाला का आधार है, ये बड़ा वाला का आधार है, ये छोटा वाला का आधार है। एक बार दोनों का आधार लेते हैं, एक बार दोनों का लंब लेंगे, तो हो जाएगा आराम से। देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए आधार है, ये छोटा वाला त्रिभुज के लिए आधार है ना, ये बड़ा त्रिभुज का आधार है और ये छोटा त्रिभुज का आधार है, तो आधार बटा आधार कर दिए। अब AC बटा में AB, तो AC तो कर्ण बटा कर्ण करना है, तो कर्ण देखो इस बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण और ये छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण का हो गया, AB हो गया, 90 के सामने वाला कर्ण होता है ना, तो यहाँ पर पहले क्या किए, आधार बटा आधार, अब कर्ण बटा कर्ण। अब जो है इसको तिरछा गुना करो, तो तिरछा गुना करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा बराबर AD इंटू AC। एवं जो है अब देखो ABC समरूप त्रिभुज, ई वाला कर लिया, अब ई वाला बचा हुआ है, ठीक है। तो BDC में चलेंगे, तो BDC में क्या लिखना है आपको, बहुत वही चीज लिखना है, BC बटा में CD, BC बटा में CD और AC बटा में BC। इस देख लो अब क्या चीज लिखल है, तो BC पहले खोजो कि इसमें कहाँ लिखा है, ये देखो BC लिखा हुआ है, ये BC लिखा हुआ है, और CD देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, तो CD देखो CD ये है ना, यानी कि देखो ये वाला अगर हम लोग बात करें, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज में चल रहा है, इस त्रिभुज में चल रहा है, तो इसका तो ये लंब है कि नहीं, लंब है, ये आधार है, जो मान लो ये बड़ा त्रिभुज का लंब आधार बदलते रहता है ना, तो इसलिए ई है और ई ले लिए। इसके बाद दूसरा का नंबर में AC देखो, AC क्या है इसमें, तो बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण AC है, तो छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण कौन होगा, तो छोटा त्रिभुज है तो इसका कर्ण नहीं होगा, तो BC इसलिए ये वाला लिख दिए। अब जो है इसको गुना करो तो BC गुना BC स्क्वायर, और इसका गुना करो तो CD इंटू AC। अब देखो इस समीकरण 1 है और इस समीकरण 2 है। अब यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 कितना है, AB स्क्वायर, समीकरण 2 कितना है, BC स्क्वायर। तो LHS जोड़ते हैं, पहले LHS जोड़ते हैं, इसके बाद RHS जोड़ते हैं। तो RHS देखो AD प्लस AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। देखो AC दोनों में है, तो दोनों में AC है तो AC कॉमन ले लो, तो AC कॉमन ले लिए तो कितना बचा, AD प्लस CD बच गया, ठीक है। अब देखिए आगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC, क्योंकि इसको इतना और इतना जोड़ेंगे तो AC हो जाएगा। अब जो है लास्ट में जो चीज करना है वही आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। प्रूव यहाँ पर लिख देना, बस हो गया, ज़्यादा नहीं लिखना है। और इस प्रकार से आपको बन जाएगा। तो आपको ना इधर कुछ ना याद करना, ये वाला जो लिखल रहता है, ये वाला दोनों ना
ये दोनों याद कर लो बढ़िया से, अगर समझ में नहीं आता तो, क्योंकि अब समझने का टाइम नहीं, अब याद करने का टाइम है। ठीक है, ये वाला बढ़िया से याद कर लो, ये बढ़िया से याद कर लो, बस कहानी खत्म, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 48 खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें 2 क्वेश्चन दिया। पहले बोलता है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के छिनक आकार का है। देखिए एक पानी पीने वाला गिलास है, ठीक है, गिलास बना दिए। अच्छा, गिलास का दोनों सिरा बराबर होता है कि कम बेसी होता है? कम बेसी होता है। ऊपर चौड़ा होता है, नीचे कम, मतलब ऊपर ज्यादा इसका त्रिज्या होता है और नीचे क्या होता है, कम त्रिज्या होता है। ये समझ ले कि गिलास है। अब इस गिलास के बारे में दिया हुआ है कि पीने वाला गिलास जिसकी ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से यहाँ की इसकी ऊंचाई की बात करें ना तो कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। इसके बाद बोलता है एक शंकु के छिनक के आकार का है, तो ये तो छिनक समझ में आ गया। 2 वृत्तों सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। बताइए यहाँ से यहाँ तक दिया है 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, गड़बड़ाना मत। यहाँ जो है क्या दिया हुआ है, व्यास दिया है, दोनों सिरों का व्यास। तो बड़का व्यास ऊपर वाला हो जाएगा, छोटा व्यास नीचे वाला हो जाएगा। R1 बड़ा वाला मान लो, R2 छोटा वाला मान लो। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, पूछा क्या है वो भी सुन लो। बोलता है गिलास की धारिता पूछा है, यानी गिलास का आयतन और कुछ नहीं। तब देखिए यहाँ पे दिया है तो क्या दिया है, तो ऊंचाई दिया है, h बराबर दिया है। ऊंचाई को h से सूचित करते हैं ना, h बराबर कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। R1 देखो, अगर हम लोग बात करें D1 दिया हुआ है, D1 बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए R1 बराबर कितना हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा, यानी कि D1 4 दिया तो बटा में 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, D2 दिया है, तो D2 कितना दिया हुआ है बताओ, तो 2 सेंटीमीटर दिया है। तो इसलिए R2 कितना हो जाएगा, तो R2 हो जाता है वही D2/2, यानी कि 2/2 बराबर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या बताना है, गिलास की धारिता बताना है, यानी शंकु के छिनक का आयतन बता। छिनक के आकार का है ना, तो छिनक का आयतन बताना है, शंकु के छिनक का आयतन। अब शंकु के छिनक का आयतन का फॉर्मूला जिसको याद रहेगा वो तो बना लेंगे, और जिसको याद नहीं रहेगा वो कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखना है। अब क्या करना है, अब करना है शंकु, मान लो गिलास लिखा लेते, गिलास लिखते हैं, गिलास की धारिता बराबर शंकु के छिनक के आयतन। गिलास की धारिता कितना होगा, तो शंकु के छिनक के आयतन के बराबर। तो शंकु के छिनक का आयतन किसको किसको याद है वो बताओ। अगर छिनक का आयतन याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो बताइए कितना होता है, 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 इंटू R2। यही फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला याद है तो बनेगा। देख देख के सब बोल रहे हैं, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, देख देख के बोल रहे हैं। तो देख देख के नहीं, याद करके बोलना है तब ना। अब देखो 1/3 पाई की जगह पर कितना रखना, 22/7। अलग से नहीं ना बोला है, नहीं बोला है, 22/7। अब देखो R1 कितना है, h पहले तो h कितना है, 14। R1 देख लो कितना आया, 2, तो 2 का स्क्वायर। R2 कितना आया, तो 1, तो 1 का स्क्वायर। R1 इंटू R2
अब इसको हल करो, 7 का 7, 7 दूना 14। अब 22 दूना 44/3। आगे देखो 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 2। आगे हल करेंगे तो 44/3 और इधर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको गुना करो तो 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 2 30/3। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, जरा नहीं लिखने आएगा आगे इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर क्यू लिख देना, बस हो गया आंसर, ठीक है। और जिसको आएगा वो इसको तोड़ देना, 3 × 3, फिर 3 0 0, 3 दूना 6, 2 पूर्णांक 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा इसका आयतन, यही होगा इसका आंसर। समझ में आया? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फार्मूला। फार्मूला छीना कोला से आता है, इस बार भी आएगा, इसलिए छीना कोला फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। कुछ भी याद होके चाहे ना होके छीना का फार्मूला याद कर लेंगे। देखिए जो भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, और बड़ा है इसलिए उसको बढ़िया से जो है सूत्र वगैरह सब कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, तो ही 5 नंबर आप लोग ला सकते हो एक क्वेश्चन का, और नहीं तो आधा अधूरा बनाएगा, एको नंबर नहीं मिलेगा। अभी इसको 8वां में भी दिया हुआ था, 8वां वाला भी बना लेते हैं और वाला भी बना लेते हैं। 49 का लास्ट हो जाएगा 8वां। कितना दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, एक विद्यार्थियों की संख्या, आप पूछ लिया माध्य बताइए, यही ना पूछा है, माध्य पूछा है, बना देते हैं माध्य तुरंत, बातचीत नहीं करना ज़्यादा। क्या है देखिए यहाँ समझ लो, ये दिया है CI मतलब जो है वर्ग अंतराल, और ये दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, मतलब समझो कि F दिया हुआ है, ठीक है। अब बारंबारता दिया हुआ है, तो 10 से 25, पहले नंबर में कितना दिया 10 से 25, फिर दिया है 25 से 40, फिर दिया है 40 से 55, फिर दिया है 55 से 70, फिर दिया है 70 से 85, फिर 85 से 100, और फिर दिया है इतने दिया। अब इसमें कितना दिया बोलो? 2 दिया है, 3 7 6 है, 6। हमसे पूछ लिया कि इसका माध्य बताइए, माध्य बताइए। तो माध्य का 3 नियम पढ़े। एक पढ़े सबसे छोटा, सबसे पहला नियम हम लोग क्या पढ़े थे? माध्य ज्ञात करने का 3 फार्मूला। एक पढ़े थे जो है x बार बराबर सिग्मा fi xi बटा में सिग्मा fi। ये हो गया प्रत्यक्ष विधि, जो सबसे आसान विधि था ना, और एक था पग विचलन विधि, थोड़ा सा कठिन था, और एक था काल्पनिक विधि, ठीक है। तो उस 2 में से 3 में से कोई एक लगा दो। तो चलो हम लोग जो सबसे आसान है, सबसे आसान से बनाते हैं वही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व, और लिखेंगे सारणी बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सारणी। तो सारणी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जितना सारणी इसमें बनाने आ जाता है उसका सब हो जाता है कंप्लीट। देखिए इसमें हो जाता है वर्ग अंतराल, इसमें हो जाता है बारंबारता, इसमें हो जाता है आपका बताओ इसमें क्या हो जाता है? x हो जाता है, और इसमें हो जाता है fi xi, और यहाँ टोटल हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है? कुल हो जाता है। अब देखिए पहला में कितना लिख देंगे हम लोग? तो 10 से 25, तो 10 से 25 में कितना दिया? तो 2। 25 से फिर कितना दिया? 40। ये देखो सब लगता है ना कि एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में जाइएगा ना तो एक क्वेश्चन आधा से अधिक लोग छोड़ के आते हैं। तो लोग वैसा में से मत होना कि छोड़ के आ जाए। और 85 से 1 कितना है इसमें? इसमें है 6 ही है। अब देखिए xi कैसे निकालते हैं? तो xi इसको जोड़ के और 2 से भाग करते हैं, इसको जोड़ के 2 से भाग, तब 25 और 10 को जोड़िए तो कितना होगा? 35, और 35 को 2 से भाग लगाइएगा तो आ जाएगा 17.5।
कितना आ जाएगा 17.5। फिर इसको जोड़ के बताइए, तो 40 जो है इसको जोड़ के बताइए कितना होगा 65, और 65 जोड़ के इसको जोड़ेंगे तो 65, और 65 बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा, तो 32 दूना 64, साढ़े जो है कितना हो जाएगा 32.5 हो जाएगा, 32.5। ये देखो इसके बीच में अंतर कितना का है, तो अंतर कितना का होगा, तो 15 का अंतर होगा। कितना का अंतर होगा 15 का। तो एक 15 जोड़ के अब लिखते चलो, सबका वही आता है। तो 15 जोड़ेगा तो 15 जोड़ेंगे तो 32 और 5 37, और 10 47, 47.5। फिर 5 इसमें जोड़ो, तो 5 जोड़ेंगे तो 52, 52 2 52 10 62.5। इसमें फिर 15 जोड़ो, तो 15 तो पहले 5 जोड़ लो, तो 62 और 5 67, और 10 67 और 10 77.5। फिर इसमें और जोड़ो 15, तब 7 और 5 12, यानी कि 82, 82 और 10 कितना हो जाएगा 92.5। ये बना दी। अब इसको गुना करके लिखो, तो 17.5 गुना कितना होगा 35 होगा। जरा गुना नहीं करना है अलग कहो गुना करो, इसको जोड़ो, तो 32 गुना 3 करना पड़ेगा, तब 32 या 96 होता है, 32 से 96, और आधा गुना 3 करेंगे, तो आधा गुना 3 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 96 97 साढ़े 97 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब मान लो कि नहीं आ रहा है वैसे गुना करें, तो एक से तो पढ़ सकते हैं ना, 7 × 5 = 35 के 0, 7 × 5 = 35 के 5 ना, 7 × 5 = 35 का 5, और 7 × 7 = 49 और 3, 49 और 3 कितना हुआ 7 × 5 = 35 के बाद 7 × 7 = 49 और 3 52 का 2, हासिल कितना हो गया 5 हो गया, और 7 चौके 28 और 5, 28 और 5 कितना हो गया 33 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 6 × 5 = 30 का 0, हासिल 3 हो गया, 6 दूना 12 और 3 15 का 5 हो गया, और 6 × 36 और 1 37 हो गया। फिर अब ये 6 से फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तो 6 से ये जो इसका हुआ ना 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका हो गया। अब इसका बचा हुआ इसको सामने लिखेंगे 37.0, ठीक हो गया। अब देखिए इसका लिखना है, तो इसको गुना करो, तो 6 × 5 = 30 का 0, और 6 × 7 = 42 और 3 45 का 5, और 6 × 7 = 42 और 4 46। अब इसको करो, तो इसको करेंगे तो कितना होगा, तो 6 × 5 = 30 का 0, और 6 दूना 12 और 3 15, और 6 9 54 और 1 55। अब इस सब को जोड़ो, इस सब को जोड़ो, तो इस सब को जोड़ेंगे तो सिग्मा FI आ जाएगा, तो बताइए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 2 3 5 और 7 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। इसको जोड़िए, तो इसको जोड़िएगा तो देखो 5 और 5 10 का 0 हो गया। अब 1 हासिल आया, 5 और 1 6 और 7 6 7 13 और 2 15 और 5 15 5 20 और 5 25 और 5 30 का 0। अब यह तो पॉइंट लग गया, हासिल 3 हो गया, तो 3 और 3 6 6 और 9 9 6 15 15 और 3 18 18 और 7 25 25 और 6 31 31 और 5 36 36 का 6, हासिल फिर इसमें 3 हो गया, 3 और 3 6 6 और 3 9 और 4 13 और 5 कितना हो गया 18। अब देखो फॉर्मूला लिखेंगे, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI। अब देखो यहाँ पर सिग्मा x बार बराबर माध्य को x बार से सूचित करते हैं, FI XI कितना हो गया 1860 बटा में FI कितना आ गया 30, ये 0 से 0 काट दो, अब ओकरा में भाग लगा दो, 3 6 18 और 3 दूना 6, यही हो गया आपका आंसर। और इस प्रकार से जो है ये आपका सेट कंप्लीट हो गया। ये जो है हम लोग मॉडल पेपर फर्स्ट के बाद करें मैथ का, तो पूरा एकदम कंप्लीट हो गया। अब अगले बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मॉडल सेट जो है 2 पढ़ेंगे मैथ का अगले सप्ताह में, और कल जो है अब हम लोग फिर साइंस का पढ़ेंगे, सेट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए कि सब क्वेश्चन बनाने आना चाहिए अभी मॉडल पेपर फर्स्ट का, एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपके जो है इस सेट से। चलो।
आज के लिए इतना ही, इसमें पढ़ेंगे गणित में। अब जो है आप लोग दूसरा सब्जेक्ट निकलिए।